मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हो रही हिंसा को एंटी इंडिया कैंपेन का हथियार कौन बना रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ढाका में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की हुकूमत लाने के लिए कैसे हिंसा भड़काई जा रही है, इसकी भी 360 डिग्री पड़ताल करेंगे। और पाकिस्तान को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा कि और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि तुष्टीकरण के लिए कैसे देश की राजनीति में अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत पहले बिग अपडेट के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। बैठक में सभी दलों के नेता के साथ चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। कोडिन कफ सिरप मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि कसूर मैं बार बार करता रहा और धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम योगी ने कहा कि अब तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी शायराना अंदाज में पलटवार किया और ट्वीट करके लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, एक खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नया नाम बताओ। शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर आज फिर हथौड़ा चला और हाईकोर्ट के आदेश पर मस्जिद की तीसरी मंजिल को गिरा दिया गया है। निचली 2 मंजिलें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर फिलहाल नहीं टूटेगी। पहले चरण में 2 मंजिल हटाई जा चुकी थी और अब तीसरी मंजिल को तोड़ा जा रहा है। मस्जिद कुल 5 मंजिल की थी। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में तेंदुए की दहशत देखने को मिली। एक बिल्डिंग में घुसे तेंदुए ने 4 लोगों पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया था और वन विभाग की टीम 6 घंटे की मशक्कत के बाद बेहोश कर तेंदुओं को पकड़ पाई। गुजरात के राजकोट में सड़क पर लापरवाही फिर मुसीबत बनकर सामने आई है। तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार हवा में उछल गया। गनीमत यह रही कि बाइक सवार को ज्यादा चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच गया। बिहार के गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर से करोड़ों की चोरी हो गई है। नकाबपोश चोर गर्भगृह में घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने और चांदी के हार और उनका मुकुट भी चुरा ले गए। मंदिर के अंदर रखे 50 किलो के दान पेटी पर भी हाथ साफ कर दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में डीआईजी ने टीओपी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। 4 सैप जवान को भी इस मामले में बर्खास्त किया गया है। जयपुर में मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा में सिर्फ तिलकधारियों को ही एंट्री दी जा रही है। कथा स्थल के गेट पर ही जगह जगह पोस्टर चिपकाया गया है, नो तिलक नो एंट्री। और इस पर देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अन्य धर्मों के लोग भी हमारे सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनका ध्यान हमारी बहनों और बेटियों पर ज्यादा होता है और हमारा उद्देश्य उनकी रक्षा करना है। यूपी के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी तो मस्त रहेगा ही। वहीं बहराइच पुलिस ने सफाई में कहा कि पुलिसकर्मियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए यह आयोजन किया गया था। डीजीपी ने बहराइच एसपी से इस मामले में जवाब मांगा है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रीजनल एयरपोर्ट पर एक जेट विमान क्रैश हो गया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्लेन टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही वापस लौटने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान विमान जमीन से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक बयान जारी करके उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। शिल्पा के मुताबिक पूरा विवाद तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है और शिल्पा शेट्टी ने गीता का श्लोक भी शेयर किया और लिखा कि जब अन्याय का विरोध करना आपका कर्तव्य हो तो आप ऐसा नहीं करते तो ये भी अपने आप में एक अधर्म है। तो दुनिया के सामने बांग्लादेश की वो चौंकाने वाली अराजक तस्वीर सामने आ रही है जो ये साबित करती है कि वहां सेना, पुलिस, सरकार और सिस्टम सब कुछ बस एक दिखावा भर रह गया है। बांग्लादेश पूरी तरीके से कट्टरपंथी ताकतों की गिरफ्त में आ चुका है
और उन्हें मनमानी की खुली छूट मिली हुई है। वो जब चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें वो करें। उन्हें रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आने वाला। और ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें आप देखने के बाद समझ सकते हैं, जहां एक कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर पर बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ है। तो इस पूरे बवाल में हैरान करने वाली बात यह है कि हादी की मौत की खबर आते ही सबसे पहले बांग्लादेश के बड़े अखबारों और मीडिया हाउस पर हमला बोला गया। ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डेली स्टार के हेड ऑफिस को फूंक दिया गया। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये उसी आगजनी का है। और इस दौरान 30 से ज्यादा पत्रकार उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे जब यहां आगजनी की गई। और ऐसी ही एक और घटना हुई, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इस घटना के बारे में यह समझिए कि ये जो घटना हुई है कोई चुपके से नहीं हुआ। कट्टरपंथी भीड़ कई घंटे बवाल पहले उन्होंने किया। डेली स्टार के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट हुई। पहले बिल्डिंग के सामने आगजनी हुई और उसके बाद फिर डेली स्टार की पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। इसी दौरान कट्टरपंथियों की एक दूसरी भीड़ ने बांग्लादेश के सबसे बड़े बांग्ला अखबार प्रथम आलो के दफ्तर पर भी हमला बोला। वहां भी तोड़फोड़ की गई और बिल्कुल उसी तरह आगजनी की गई जैसे डेली स्टार अखबार के बिल्डिंग में की गई। बिल्डिंग में बड़ी तादाद में उस समय भी पत्रकार मौजूद थे जब यहां आग लगाई गई, और ये जानते हुए भी उस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक लिफ्ट से किसी तरीके से इस बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तो सड़क पर उतरी कट्टरपंथी जमात ने इसी तरीके से एक और अखबार को निशाना बनाया, अंग्रेजी अखबार न्यू एज, और इसके एडिटर नूरुल कबीर को घेर कर उन पर हमला किया गया, जो बांग्लादेश में छपने वाले अखबारों की प्रमुख संस्था एडिटर्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और बांग्लादेश में आम लोगों की आवाज उठाने और सरकार को उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ घेरने के लिए जाने जाते रहे। इन सारी आगजनी की जो घटनाएं हैं, जो भी हो रही है यहां, उसमें एक खास तरह का पैटर्न आपको दिखता है और उसका मकसद भी आपको साफ साफ दिखता है। उसका मकसद बांग्लादेश की मीडिया को डराना है, उसे चुप कराना है, ताकि वो कट्टरपंथियों की साजिशों पर खामोश रहे, अल्पसंख्यक हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप रहे। कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत से बांग्लादेशी मीडिया का कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी उसे बार बार निशाना बनाया जा रहा है। और वैसे सारे अखबारों को, सारे मीडिया हाउस को टारगेट किया जा रहा है जो यूनुस सरकार को उसकी जन विरोधी नीतियों के लिए उस पर सवाल खड़े करते रहे। बांग्लादेश की सेना और पुलिस ये सब मूक दर्शक बनकर सब कुछ क्यों देख रही है, यह भी अपने आप में सवाल है। और अब इन छात्रों के गुस्से को या इन छात्रों के इस प्रदर्शन को छात्रों का गुस्सा कहकर उस पर जो पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, उसको भी समझिए। जैसे पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट की घटना को छात्र आंदोलन का मुलम्मा चढ़ा दिया गया था उस पर, ठीक उसी तरीके से ये जो खूनी बवाल वहां हो रहा है, उसको भी छात्रों का गुस्सा कहकर एक तरीके से व्हाइट वॉशिंग की जा रही है। यहां कट्टरपंथी साजिश की वो कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई देती है जिसके निशाने पर असल में भारत है और जिसकी बिसात बहुत सोच समझकर पाकिस्तान से बिछाई जा रही है। इसकी चौंकाने वाली कड़ियां भी मैं आगे खोलूंगा, लेकिन पहले आपको 12 दिसंबर का वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं जिसमें ढाका के पल्टन बाजार में कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी पर गोली चलाने की पूरी वारदात कैद है। तो जुमे की नमाज पढ़ने के बाद हादी बैटरी वाले ई रिक्शा से चुनाव प्रचार करने निकला था और तभी मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। हादी को 3 दिन तक ढाका में रखा गया, फिर 15 दिसंबर को उसे एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया और 18 दिसंबर को सिंगापुर से उसकी मौत की खबर आ गई और इसी के बाद बांग्लादेश जल उठा। ढाका यूनिवर्सिटी से छात्रों की भीड़ जुटाकर पहले कैसे भड़काऊ नारेबाजी कराई गई, कैसे एंटी इंडिया माहौल बनाया गया, इसको लेकर तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश से हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने वाली कट्टरपंथी जमात का एक बड़ा चेहरा था। वो ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र था और तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सियासत में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता था, बड़ा चेहरा बनना चाहता था। हादी ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन भी बनाया था, इनकलाब मंच, और ढाका से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था।
हादी की मौत के बाद इनकलाब मंच ने सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट किया, उसको खास तौर से आपको देखना चाहिए। उस पोस्ट में लिखा गया कि भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में अल्लाह ने महान क्रांतिकारी शरीफ उस्मान हादी को शहीद के रूप में कबूल कर लिया। आप सोचिए, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें किस तरीके से जो एंटी इंडिया ताकतें हैं वो कैसे एक्टिव, और इसी मैसेज के साथ लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कहा गया, जिसके बाद कट्टरपंथी जमात सड़कों पर उतर आई, बवाल शुरू हो गया। एक तरफ बांग्लादेश की मीडिया पर धावा बोला गया और दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन को निशाना बनाया। चटगांव में असिस्टेंट हाई कमिश्नर पर पथराव किया गया। भीड़ को यह कहकर उकसाया गया कि हादी पर गोलियां चलाने वाले हमलावर भारत भाग गए हैं और भारत उन्हें बचा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि न तो बांग्लादेश की पुलिस और न ही सरकार और न ही वहां की एजेंसियों के पास इससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर वो कह सकें कि वो जो हमलावर है वो भारत भाग गया। ढाका पुलिस ने 2 संदिग्धों की इमेज जरूर जारी की है और बांग्लादेश सरकार ने हमलावर की खबर देने वाले पर 50 लाख टका का इनाम भी घोषित किया। लेकिन कोई ये पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि हमलावर भारत आ गया। लेकिन वहां माहौल इसी तरीके से बनाया जा रहा है कि शायद इस हमले के पीछे भी हिंदुस्तान का हाथ है। हमलावरों के भारत भागने के आरोप कैसे झूठे हैं या कैसे उसमें दम नहीं है, उसको भी समझिए जरा। ढाका से भारत का सबसे जो नजदीकी एंट्री पॉइंट है अखौरा चेकपोस्ट, वो त्रिपुरा की सीमा से लगता है और उसकी दूरी कम से कम 140 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि ढाका की सड़कों पर एक इतने बड़े नेता को गोली मारकर कोई मोटरसाइकिल से बॉर्डर पार कर जाएगा। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि असल में हादी की हत्या को बांग्लादेश के भारत विरोधी संगठन, पाकिस्तान के संगठन एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के बहाने बांग्लादेश की कट्टरपंथी और जिहादी संगठनों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। तो क्लियर कट में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि हिंसा की आड़ में कैसे ढाका की सत्ता पर कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को काबिज कराने की पूरी साजिश रची गई है। तो इसको ऐसे समझिए कि कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में अराजकता का पूरा माहौल बन गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे बांग्लादेश में सड़कों पर जगह जगह भीड़ उतर आई है, मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं और भारत के खिलाफ संग्राम छेड़ने का नारा बुलंद किया जा रहा है। सिंगापुर से आज ही शाम हादी की बॉडी बांग्लादेश पहुंचने वाली है और ऐसे में आज रात माहौल और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हादी गोलीकांड की पड़ताल से ज्यादा जोर बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल बनाने पर है। आपको ढाका से आई अभी की जो कुछ थोड़ी देर पहले की तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सड़कों पर हजारों की भीड़ है जो हादी की मौत का बदला मांग रही है। ये बांग्लादेश की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को डराने वाला मामला। ये तस्वीरें बता रही है कि हादी को कैसे एंटी इंडिया और एंटी हिंदू चेहरा बनाया जा रहा है या उसकी हत्या को एक एंटी इंडिया माहौल बनाने में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश में सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस हादी को जुलाई विद्रोह का निडर योद्धा बता रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की यात्रा को डर, आतंक या खून से नहीं रोका जा सकता। इससे हादी समर्थक कट्टरपंथियों को और शह मिलती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा हालात के बीच जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की सरकार बनने वाली है? ये सवाल क्यों उठ रहा है, उसकी कड़ियां जमात से कैसे जुड़ रही है, उसको भी समझने की जरूरत है। हादी पर गोली चलाने वाले मुख्य संदिग्ध के तौर पर फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान का नाम सामने आ रहा है और बांग्लादेश की पुलिस और जांच एजेंसियों ने मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स की पहचान आलमगीर शेख के तौर पर की है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि हमलावर फैसल करीम मसूद जमाते इस्लामी का पूर्व सदस्य है और बांग्लादेश पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसमें जमात कनेक्शन की पुष्टि हालांकि नहीं की है, लेकिन इसी दावे ने
हादी हत्याकांड में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा दे दिया है, उसको ताकत दे दी। 11 दिसंबर को बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और उसके अगले ही दिन हादी को गोली मार दी गई। अगर इस लिहाज से सोचें कि हादी की मौत से सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है, तो इसका इशारा सीधे सीधे जमाते इस्लामी की तरफ जा रहा है, जो बांग्लादेश में लोकतंत्र की जगह शरिया राज चाहता है और सबसे बड़ा और सबसे पुराना कट्टरपंथी जमात है वहां। जमाते इस्लामी का पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से पुराना कनेक्शन है और ये ओपन सीक्रेट है कि 1971 की लड़ाई में जमाते इस्लामी पाकिस्तान फौज के साथ खड़ी थी और इसी वजह से बांग्लादेश के आजाद होने पर जमात पर बैन लगाया गया था। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जमाते इस्लामी पर लगा बैन अब हट चुका है और उसे चुनाव लड़ने की भी इजाजत मिल चुकी है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की नए सिरे से एंट्री होने के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार से जमात की नजदीकियां और बढ़ गई। मोहम्मद यूनुस ने जमात पर लगे चुनावी बैन को हटाने का फैसला लिया था, तब भी उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा गया था और कहा गया था कि 1971 की हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अब बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का इस्तेमाल करेगा। हादी की मौत के बाद जिस तरह कट्टरपंथी बांग्लादेश पर पूरी तरीके से हावी होते दिखाई दे रहे हैं, उससे इसकी बुनियाद इसलिए बनती दिख रही है क्योंकि बांग्लादेश में 40% वोट बैंक रखने वाली शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है और वहीं जो बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता खालिदा जिया हैं, वो भी 80 साल की हो चुकी हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। वो नवंबर से ही ढाका के अस्पताल में भर्ती हैं। तो इन तीनों समीकरणों में सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो जमाते इस्लामी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी पार्टी है उस पर प्रतिबंध है चुनाव लड़ने पर, जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो चुनाव मजबूती से लड़ने की स्थिति में नहीं है और जो जमाते इस्लामी बच गई तो उसको एक तरीके से जो अभी मौजूदा वहां की सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, वो उसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में डर का माहौल बना रही है, वो भी जमात की विचारधारा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इसके जरिए वो वहां की कट्टरपंथी ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं। आपको बांग्लादेश के मैमनसिंह की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हादी की मौत के बाद सड़क पर उतरी एक भीड़ ने हिंदू युवक की कितनी बेरहमी से मॉब लिंचिंग कर दी और अपनी करतूत छिपाने के लिए उस पर ईश निंदा का आरोप मढ़ दिया। अल्पसंख्यक हिंदुओं में दहशत फैले और विरोध का हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इसके लिए दीपू दास नाम के उस युवक के शव को सरेआम पेड़ पर लटकाकर उसे आग लगा दी और उसके सामने कट्टरपंथी मजहबी नारे लगाए गए और पुलिस मौके से पूरी तरीके से नदारद दी। बांग्लादेश में जमात को कैसे बैकडोर से सत्ता में बिठाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे जो सबूत है उसको भी समझिए। बांग्लादेश से 1970 की मुक्ति दिवस की पहचान एक एक करके धीरे धीरे मिटाई जा रही। कल रात सड़कों पर उतरी भीड़ ने शेख मुजीब के घर पर बुलडोजर चला दिया। आप सोचिए, जिनकी शख्सियत बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर रही है, उन्हें अब युद्ध अपराधी बताया जा रहा है और पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता था और बिल्कुल वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हादी की मौत को बस एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में इसकी पूरी स्क्रिप्ट ISI और यूनुस ने मिलकर पहले से तैयार कर रखी। तो क्लियर कट में अब बात पाकिस्तान की, जिसे लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने क्यों पाकिस्तानियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लटका दिया है। तो पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश का क्या हाल हो रखा है, यह तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब जरा उस पाकिस्तान का हाल भी देख लीजिए। पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यह बात जो पूरी दुनिया जानती है, असल में अब पाकिस्तान की जो छवि है वो एक दूसरे तरीके से गढ़ी जा रही है और वो छवि है एक भिखारी मुल्क की, जो पूरी दुनिया में अब भिखारियों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। यह नई खबर है।
तो पिछले 24 घंटे से पाकिस्तानी चैनलों पर इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जो ये बता रही है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान की बची खुची गैरत भी खाक में मिल चुकी। खबर को जरा विस्तार से समझाते हैं। असल में सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर निकाल दिया है। और सिर्फ पाकिस्तानियों को निकाला ही नहीं, सऊदी सरकार ने इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी भी दी है कि वो भिखारियों को उसके यहां भेजना बंद करे। उधर यूएई ने भी ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। और पाकिस्तान से खबर मिल रही है कि सिर्फ 2025 में ही 66,000 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान के अलग अलग एयरपोर्ट पर रोका गया, उन्हें पकड़कर वापस उनके घर भेज दिया गया, जो भीख मांगने असल में खाड़ी देश जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान क्या इस कदर भिखारी मुल्क है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। खुद पाकिस्तानी भी ये मानते हैं, वो कह रहे हैं सरेआम। तो हज पर आए लाखों यात्रियों से इन्हें अच्छा खासा पैसा चूंकि मिल जाता है भीख के रूप में, और पाकिस्तान में ऐसे भिखारियों का एक पूरा नेटवर्क बन चुका है जो बहुत ही बड़े, बहुत योजनागत तरीके से इस पर काम करते हैं। और पाकिस्तान के भिखारियों का कैसे कहां ठिकाना है और कैसे कैसे पाकिस्तान से हो जाते हैं कहां, और किस तरीके का इनका पूरा नेटवर्क है, जरा देखिए। तो ये जो है ना, आप पाकिस्तान से देखिए कि ये पाकिस्तान से सऊदी अरब तो जाते ही हैं, इनका बड़ा ठिकाना है सऊदी अरब। उसके अलावा वहां से कतर, दुबई, अजरबैजान और यहां तक कि इधर कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया जैसे देशों में भी ये बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जाते हैं। और उनका यहां जाने का मकसद क्या होता है? असल में जाकर वहां भीख मांगना। अब आप देखिए कि ये बात कैसे साबित हो रही है। तो हमने आपको पहले बताया कि सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानियों को, जो भिखारी के रूप में वहां पर भीख मांगने का काम कर रहे थे, उनको 56,000 भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया, वापस पाकिस्तान भेज दिया। इसी तरीके से दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है और अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है, यानी कि वापस पाकिस्तान भेज दिया है। म्यांमार, जो कि अपने आप में कोई बहुत वैसा विकसित देश नहीं है, यहां तक कि म्यांमार में भी जाकर के लोग भीख मांगने का काम करते हैं। सोचिए, वहां से भी 2,500 पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं। और इसी तरीके से मलेशिया में भी 41 पाकिस्तानी चिन्हित करके उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया, क्योंकि वहां की सड़कों पर वो भीख मांगने का काम कर रहे थे। सोचिए कि पाकिस्तान किस तरह के पाकिस्तानी जाकर दुनिया में अपने देश का कैसे नाम खराब कर रहे हैं, वो बस उसकी एक छोटी सी वानगी है। तो पाकिस्तान के भिखारियों का एक ठिकाना मलेशिया भी है, जैसा कि हमने आपको बताया। और ये पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि वो कैसे वहां पहुंचते हैं और किस तरीके से उनका पूरा नेटवर्क काम करता है। तो आप एक बार की चौंक जाएंगे सब देख के। लेकिन पाकिस्तान में अकेला किस्सा नहीं है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने बताया था कि विदेशों में जाने वाले पाकिस्तानी भिखारी हर साल 40 अरब रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं, सारे भिखारी मिलकर। और यही वजह है कि कई पाकिस्तानी लोगों ने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। अकेले पाकिस्तान में ही 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका कि पेशा है भीख मांगना। तो ये तो पाकिस्तान की बात हुई। पाकिस्तान के लोग तो इस बात को जानते और मानते ही हैं, लेकिन अब ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। इसीलिए कई देशों ने पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। तो पाकिस्तानी अपने मुल्क की हैसियत जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बेशरम हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। तो आवाम से लेकर हुक्मरान तक सबकी एक ही हालत है, और यही पाकिस्तान की सच्चाई है। दहशतगर्दों को पालने वाले पाकिस्तान की इमेज पहले एक आतंकी मुल्क की थी, और अब उस पर भिखमंगे मुल्क का एक दोहरा तमगा लग गया है। शहबाज और मुनीर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। तो क्लियर कट में अब अगली स्टोरी, और आपको बताएंगे कि तुष्टीकरण के लिए देश की राजनीति में कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, कैसी कैसी सियासत चली जा रही है। तो दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में कितना प्रदूषण है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसकी वजह क्या हिंदुओं का दाह संस्कार है, होलिका दहन है। आपको एक बार ये हंसी आ जाएगी इस सवाल पर, लेकिन सवाल इससे भी ज्यादा हास्यास्पद हो सकते हैं। जैसे कि भगवान राम हिंदू नहीं मुसलमान थे। देश में तुष्टीकरण की राजनीति इसी तरह के तमाम सवालों से भरी पड़ी हुई। आपको दिखाते हैं पहले इसकी एक झलक। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, और इसमें एक तस्वीर मदन मित्रा की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक हैं, विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ बोल गए जिससे राजनीतिक बवाल मच गया। और दूसरी तरफ
समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी हैं। इन्होंने भी अलग ही माहौल बना रखा है। लेकिन पहले बात टीएमसी विधायक मदन मित्रा की करते हैं। तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो बीजेपी ने भी पोस्ट किया है और दावा यह किया गया है कि मदन मित्रा ने न सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर हमला किया, बल्कि भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दे दिया, उन्हें मुसलमान करार दे दिया और यह भी चुनौती दे दी कि इसे कोई गलत साबित करके दिखाए। तो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम को लेकर दिए गए इस भद्दे बयान पर तो खैर कोई क्या ही कहेगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर टीएमसी के नेता इस तरह के बयान दे क्यों रहे? बंगाल में चुनाव करीब है और क्या सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? बीजेपी अब इसी मुद्दे पर ममता की राजनीति को घेर रही है। तो टीएमसी के विधायक तो चुनाव के चक्कर में शायद बेपटरी हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी सांसद महोदय को क्या हुआ है भाई? आर के चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली समेत देश में प्रदूषण के लिए हिंदुओं के अंतिम संस्कार और होलिका दहन जिम्मेदार है। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है नहीं। तो इससे पहले हिंदुओं के त्योहार दिवाली और छठ को ही विलेन बनाया जाता था, पटाखे बैन किए जाते रहे हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेताजी की चली तो हो सकता है कि हिंदुओं का अंतिम संस्कार और होलिका दहन पर भी प्रतिबंध लगा दें। समाजवादी सांसद के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुनिए एक बार। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। तो एक तरफ होलिका दहन और भगवान राम पर उल्टी सीधी बयानबाजी हो रही है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे को हवा दी जा रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद में आज फिर नमाज पढ़ी गई। जुमे की नमाज पढ़ने बंगाल के कई जिलों के साथ साथ बिहार से भी लोग पहुंचे थे और टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने तो यहां तक दावा किया कि 2.5 लाख लोगों ने नमाज पढ़ी है और नमाजियों के लिए आज बड़े पैमाने पर खिचड़ी का भी इंतजाम किया गया था। बाबरी स्टाइल में बन रहे मस्जिद को लेकर मिल रहे सपोर्ट को हुमायूं कबीर उनसे उनका हौसला बहुत बुलंद हो चुका है और हुमायूं अब सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में वो किंग मेकर बनने वाले हैं। मैं यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी जिनको चेयरमैन है, तो इनको पार्टी खिलाफ में मैं लड़ने जा रहा हूँ और जो सत्ता में है उनको सत्ता से हटाने के लिए मेरा गेम प्लान है। पूरे चैलेंज करके अब बता रहा है आज का दिन में ममता बनर्जी अकेला कोई बहुमत नहीं पाएगी, बहुमत से बहुत दूर रहेगी। तो सांप्रदायिक राजनीति के जितने दाव हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में सब के सब आजमाए जा रहे हैं और चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा इस तरह की राजनीति और जोर पकड़ेगी, ये बात भी तय है। तो आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।